आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 1 है। और आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, सेकेंड वीडियो देखेंगे। हमने फर्स्ट वीडियो में एसिड के बारे में पढ़ चुका है और बेस की डिफिनीशन देख चुके हैं। तो आज हम इसके टाइप्स देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग पिछले वीडियो में एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में, यानी कि वहाँ पे एसिड और बेस की डिफिनीशन पढ़ चुके हैं और टाइप्स ऑफ एसिड पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंडिकेटर। क्या होता है इंडिकेटर? सपोज जैसे मेरे पास कोई भी सब्सटेंस ए है। कौन सा सब्सटेंस है? कोई भी सब्सटेंस ए है। तो अगर हमें पता करना है कि ये सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, तो हम जानते हैं कि केमिस्ट्री में बहुत से ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसको हम नॉर्मली टेस्ट करके नहीं बता सकते कि वो एसिड है कि बेस है। क्यों नहीं बता सकते? जैसे बहुत से ऐसे एसिड बेस होते हैं जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगर हमारे बॉडी के संपर्क में आते हैं, बॉडी के कांटेक्ट में आते हैं, तो क्या होते हैं, हमारी बॉडी को बर्न कर सकते हैं। तो इसलिए हम इस सब्सटेंस को चेक करने के लिए कि एसिड है कि बेस है, तो यहाँ पे हम इंडिकेटर की यूज करते हैं। तो क्या होता है इंडिकेटर? एन इंडिकेटर इज ए डाई दैट चेंजेज अ कलर, चेंजेज क्या दिया है? कलर। ध्यान से वर्ड को समझते रहिएगा। व्हेन इट इज पुट इनटू एन एसिड और बेसिस। तो यानी कि हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि इंडिकेटर जो होता है किसी भी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके संपर्क में अगर कोई भी अनदर सब्सटेंस आता है, तो वो क्या करता है, अपने कलर को चेंज कर लेता है। ठीक है, क्या होता है एक बार फिर से समझिए। जैसे सब्सटेंस मेरा ए है, अगर हमें पता करना है कि ये सब्सटेंस एसिड है कि बेस है, तो जैसे मेरा इंडिकेटर रहेगा, इंडिकेटर में अगर हम इस सब्सटेंस को क्या करते हैं, पुट करते हैं, तो पुट करने का मतलब क्या है, उसमें डालते हैं या उसमें उसके कॉन्टेक्ट में लाते हैं, तो उस इंडिकेटर का क्या होता है, सिग्नल देता है। सिग्नल देने का मतलब उसका कलर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर? तो इंडिकेटर की डिफिनीशन समझ में आ गई। तो अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। टाइप्स ऑफ इंडिकेटर क्या होता है? तो इस यहाँ पे 3 टाइप्स के आपके इंडिकेटर होते हैं। फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर, सेकेंड होता है सिंथेटिक, और थर्ड होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। क्लियर? तो हम 1 बाय 1 करके इंडिकेटर को समझते हैं। तो फर्स्ट होता है नेचुरल इंडिकेटर। तो हम इसके नाम से ही स्पष्ट समझ सकते हैं कि नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखते हैं, यानी कि इंडिकेटर्स ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। यानी कि ऐसे इंडिकेटर जो हमें प्राकृतिक से या नेचुरल मतलब क्या होता है, प्राकृतिक से प्राप्त होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल इंडिकेटर। फॉर एग्जांपल जैसे हम देख सकते हैं लिटमस, टर्मेरिक, ETC यानी एक्सेट्रा। यानी कि जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस जो होते हैं, ये भी हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स से प्राप्त होते हैं। किससे मिलते हैं? प्लांट से। और टर्मेरिक मतलब हम समझते हैं हल्दी जो होती है, नॉर्मल भाषा उसको हिंदी में समझते हैं हल्दी। ठीक है, हल्दी मेरा क्या होता है, एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। क्लियर? जैसे यहाँ पे अगर हम फिगर में देखें, तो यहाँ पे एक क्या है, बीकर लिया गया है, उस बीकर में एसिड और बेस है। यानी कि हमें नहीं पता है कि इस बीकर में कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो हम क्या करेंगे, एक लिटमस पेपर को क्या करेंगे, इसमें डिप करेंगे। लिटमस पेपर को डिप करने के बाद अगर ब्लू लिटमस पेपर रहेगा तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम समझेंगे कि यहाँ पे कौन सा होगा, एसिड होगा। हम जानते हैं, पीछे पढ़े हैं कि अगर ब्लू से रेड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। अगर रेड से ब्लू में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर? उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। तो ऐसे ही हम प्रैक्टिकली ऑब्जर्व कर सकते हैं लैब में जाके कि एक बीकर लेंगे, उसमें जो भी सोल्यूशन रहेगा, गिवन सोल्यूशन रहेगा, उसमें हम क्या करेंगे, सावधानी पूर्वक क्या करेंगे, एक के लिटमस पेपर को उसमें डिप करेंगे। डिप करने के बाद उसको हम ऑब्जर्व करेंगे उसका कलर क्या शो कर रहा है, तो हम वहाँ पे बता सकते हैं। अगर वो लिटमस पेपर ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो रहा है तो वहाँ पे वहाँ पे एसिड होगा। अगर रेड से ब्लू में हो रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। क्लियर? तो ऐसे टर्मरिक का एग्जाम्पल होता है। टर्मरिक यानी कि हल्दी जो होती है, हम जानते हैं कि हल्दी किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है। अगर येलो कलर का हल्दी है, अगर इसको हम एक टेस्ट ट्यूब में ले लें, यानी कि इसका एक सोल्यूशन बना के टेस्ट ट्यूब में ले लें, अगर हम इसमें क्या डाल दें, जैसे अगर इसमें हम कोई भी एसिड डालते हैं तो इस टर्मरिक में एसिड डालने पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, यानी कि यह कलरलेस रहेगा। यानी कि जैसे इसका कलर है, हल्दी का जो कलर रहता है, टर्मरिक का जो कलर रहता है, वैसे सेम रहेगा। लेकिन अगर हम इसमें क्या करते हैं, बेस को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, इसमें हम बेस को ऐड करेंगे,
तो बेस को ऐड करने के बाद यहाँ पे क्या मिल जाता है हमें, इसका कलर क्या होता है, चेंज हो जाता है। क्या कलर हो जाता है, चेंज, यानी कि यहाँ येलो से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। क्लियर। तो हम ऐसे सिंपली समझें, अगर हम टर्मरिक में यानी कि हल्दी में क्या करें, हल्दी में अगर हम क्या लेते हैं, एसिड डालेंगे तो इसका कलर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, यानी कि ये येलो का येलो ही रहेगा। क्लियर। लेकिन अगर हम इस टर्मरिक में बेस का सोल्यूशन डालेंगे तो इसका ये जो सोल्यूशन होगा इसका कलर चेंज होगा, यानी कि ये हो जाएगा क्या, रेड कलर का। किस में हो जाएगा, रेड कलर का हो जाएगा, या इसको ऑरेंज भी बोलते हैं। क्लियर। तो यहाँ पे इस प्रकार से हम नेचुरल इंडिकेटर को समझ सकते हैं। एक बार फिर से समझें क्या होता है नेचुरल इंडिकेटर। तो क्या होता है यहाँ पे नेचुरल इंडिकेटर आपका लिटमस होता है, टर्मरिक होता है। लिटमस में क्या होता है, लिटमस पेपर हम समझे ही हैं। लिटमस क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, ब्लू रेड। और यहाँ पे अगर कोई भी सोल्यूशन है, अगर हमें नहीं पता है वो क्या है, एसिड है बेस है, तो हम उसमें क्या करेंगे, लिटमस को डिप करेंगे। डिप करने के बाद हम देखेंगे अगर लिटमस का कलर चेंज हो रहा है तो वहाँ पे, अगर ब्लू लिटमस पेपर आप लिए हैं, डिप करने पे अगर वो रेड में हो रहा है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड हो जाएगा। अगर रेड लिटमस पेपर लिए, अगर उसको डिप करेंगे तो ब्लू हो जाता है कलर, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, बेसिस हो जाएगा। क्लियर। ऐसे टर्मरिक में अगर हम एसिड डालते हैं तो उस टर्मरिक का कलर चेंज नहीं होता है, लेकिन अगर टर्मरिक में हम बेस डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम जैसे समझ सकते हैं, नॉर्मली हमारे साथ ऐसा होता रहता है कि हम जब फूड को क्या खाते हैं तो कुछ जो फूड मटेरियल होते हैं, जैसे वेजिटेबल्स का क्या होता है, हमारे क्या होती हैं, कपड़े पे आ जाते हैं, क्लॉथेज पे गिर जाते हैं, तो हम उसको क्या करते हैं, धुलते हैं। ठीक है, उसका हम क्या करते हैं, धुलते हैं। धुलने के बाद हम देखते हैं वहाँ पे डिटर्जेंट का यूज करते हैं। डिटर्जेंट का यूज करने पे क्या हो जाता है, वहाँ पे वो रेड कलर का हो जाता है। क्यों रेड कलर का हो जाता है, क्योंकि जो भी हम फूड मटेरियल बनाते हैं, पकाते हैं, उसमें क्या होता है, हल्दी को मिक्स करते हैं, टर्मरिक डालते हैं, तो क्या होता है, टर्मरिक उस फूड मटेरियल में रहता है और वो जो हमारे कपड़े पे गिरता है, तो उसके बाद जब हम उसको धुलते हैं, धुलने के बाद वहाँ पे क्या होगा कि जो हम डिटर्जेंट से धुलेंगे, सॉप से धुलेंगे, सॉप में क्या होता है, हम जानते हैं NaOH प्रेजेंट होता है। क्या होता है, NaOH प्रेजेंट होता है। NaOH क्या होता है, बेसिस होता है। लेकिन बेस जब टर्मरिक के कांटेक्ट में आएगा तो क्या हो जाएगा, उसका कलर रेड हो जाएगा। क्लियर। तो ये तो मेरा था फर्स्ट टाइप का इंडिकेटर। सेकेंड टाइप का इंडिकेटर होगा सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर तो क्या होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर, indicators that are synthesized in laboratory are known as synthetic indicator। यानी कि ऐसे इंडिकेटर्स जो सिंथेसाइज किए जाते हैं कहाँ पे, लेबोरेटरी में। लेबोरेटरी मतलब हम यहाँ पे सीधा बोल दें, ह्यूमन द्वारा जो इंडिकेटर प्राप्त किया जाता है, बनाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक। यानी कि सिंथेसाइज जो सेल्फ कहते हैं, ह्यूमन जो अपने सेल्फ बनाते हैं जो इंडिकेटर लैब में, उसको हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं, उसको सिंथेटिक इंडिकेटर। क्लियर। फॉर एग्जांपल हम जैसे देख सकते हैं, फेनोल्फथलीन होता है, मेथिल ऑरेंज होता है, एक्सेट्रा। क्लियर। फेनोल्फथलीन का मतलब यहाँ पे क्या है, फेनोल्फथलीन हम समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका दिया गया है। फेनोल्फथलीन में अगर हम क्या करें, एसिड को मिक्स करेंगे, एसिड मिक्स करने के बाद इसका कलर क्या होता है, कलरलेस रहता है। यानी कि फेनोल्फथलीन का जो कलर रहेगा सेम वैसे ही रहेगा, उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर फेनोल्फथलीन में अगर हम बेस पुट करते हैं तो क्या होगा, इसका कलर पिंक हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद अगर हम मेथिल ऑरेंज में अगर हम एसिड पुट करते हैं तो उसका कलर ऑरेंज ही रहता है, और अगर उसमें बेस हम पुट करते हैं तो उसमें क्या होगा, उसका कलर येलो हो जाएगा। तो ये मेरा था सिंथेटिक इंडिकेटर, बहुत ही सिंपल है। एक बार इसके एग्जांपल को फिर समझते हैं। फेनोल्फथलीन दिया गया है, फेनोल्फथलीन को अगर एसिड के कांटेक्ट में लाएंगे तो ये क्या होगा, कलरलेस रहेगा। कलरलेस का मतलब उसका कलर चेंज नहीं होगा, जो फेनोल्फथलीन का कलर रहेगा वही रहेगा। क्लियर। लेकिन अगर वो उसको बेस के कांटेक्ट में आता है तो उसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज होता है, यानी पिंक हो जाएगा फेनोल्फथलीन। और सेकेंड है यहाँ पे इसका एग्जांपल मेथिल ऑरेंज। यानी मेथिल ऑरेंज अगर एसिड के संपर्क में आता है तो उसका कलर ऑरेंज रहता है, और अगर वो बेस के संपर्क में आता है तो उसका कलर क्या हो जाता है, येलो कलर का हो जाता है। क्लियर। तो ये किस टाइप के इंडिकेटर है, सिंथेटिक इंडिकेटर है। क्लियर। तो अच्छे से समझ में आ गया हो, इसको आप राइट कर सकते हैं अपने नोट्स में। क्लियर। तो हम अब नेक्स्ट पेज पे इसके थर्ड पार्ट को पढ़ेंगे। थर्ड पार्ट मेरा है
ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। थर्ड मेरा होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या होता है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर? यानी दो सब्सटेंस हुज स्मेल और ऑर्डर चेंजिंग इन एसिडिक और बेसिडिक सोल्यूशन और कॉल्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। यानी कि यहाँ पे इसका एग्जांपल दिया गया, ऑनियन दिया गया, वेनिला एक्सट्रैक्ट दिया गया। यहाँ पे हम समझ सकते हैं, इससे ऑल्फैक्टरी का बोलने का मतलब ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी सब्सटेंस मान लो हम जिसका हमें क्या करना है, एसिड एक बेसिक उसको पता करना है। जैसे मान लो यहाँ पे सोल्यूशन है, क्लियर। तो अगर ये सोल्यूशन दिया गया हमारे पास, तो अगर मुझे नहीं पता ये सोल्यूशन एसिडिक है या बेसिक है, तो क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑनियन सूप लेंगे, ऑनियन का जूस लेंगे, क्लियर। तो इस ऑनियन जूस में क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को डिप करेंगे, थोड़ा सा इसमें क्या करेंगे, डालेंगे। तो अगर इस ऑनियन में क्या होता है, इसका कलर, इसका या बोल सकते हैं ऑर्डर का मतलब होता है स्मेल, ठीक है। इसका ऑर्डर मतलब क्या होता है, स्मेल। यानी इसकी स्मेल में कोई भी परिवर्तन होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। परिवर्तन होने का मतलब ये है कि अगर ऑनियन में एसिडिक होगा, अगर ऑनियन में क्या होंगे, अगर हम कोई भी सब्सटेंस एसिड डालेंगे तो इसका जो स्मेल होगा, स्मेल में क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी स्मेल इसका बढ़ जाएगा ऑनियन का, क्लियर। और अगर इस ऑनियन में अगर हम बेस डालते हैं तो वो क्या होगा, वहाँ पे इसका जैसे ऑनियन का स्मेल रहता है वैसे रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। फिर से समझते हैं, ऑनियन में अगर हम एसिड डालेंगे तो उसकी स्मेल क्या होगी, इंक्रीज करेगी, क्लियर। लेकिन अगर हम बेस डालेंगे तो उसमें कोई परिवर्तन, कोई इंक्रीजमेंट कुछ नहीं होगा, क्लियर, समझ में आया। ऐसे वैनिला होता है, वैनिला सोल्यूशन, मान लो कोई भी सोल्यूशन है, तो वहाँ पे अगर वैनिला सोल्यूशन है तो हम क्या करेंगे, इस सोल्यूशन को क्या करेंगे, इसमें थोड़ा सा डालेंगे। डालने के बाद अगर वैनिला में स्मेल आती है, ठीक है, वैनिला में स्मेल आती है, तो हम बोलेंगे कि एसिडिक है, यानी कि एसिड है, ये सोल्यूशन एसिड हो जाएगा। अगर इसमें स्मेल नहीं आती है तो यह सोल्यूशन क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्लियर। यानी कि हम सिंपली समझ सकते हैं, ऑनियन और वैनिला में अगर हम एसिड डालेंगे तो उसकी स्मेल क्या हो जाएगी, इंक्रीज करेगी। इंक्रीज करने का मतलब बढ़ जाएगी उसकी स्मेल, ठीक है, उसमें क्या हो जाएगी, गंध होने लगेगी। और अगर दोनों में क्या करते हैं, बेस डालते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। वैनिला जो होता है आइस में यूज होता है, क्लियर। तो ये मेरा था ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। अब नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया था क्वेश्चन, मैं इसलिए सोच रहा हूँ बता दूँ आपको। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, यू हैव प्रोवाइडेड विद 3 टेस्ट ट्यूब। यानी कि आपको क्या करना है, 3 टेस्ट ट्यूब लेना है, क्लियर। आपको लैब में मिलेगा टेस्ट ट्यूब। वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल्ड वाटर, यानी कि एक में आपको क्या करना है, डिस्टिल्ड वाटर लेना है। एंड अदर टू कंटेन एन एसिडिक सोल्यूशन एंड ए बेसिक सोल्यूशन। और दूसरे में क्या करना है, मुझे एसिडिक सोल्यूशन लेना, और फिर लास्ट वाले में क्या करना है, बेसिक सोल्यूशन लेना है, रिस्पेक्टिवली। इफ़ यू आर गिवन ओनली रेड लिटमस पेपर, हाउ विल यू आइडेंटिफाई दी कंटेंट्स ऑफ ईच टेस्ट ट्यूब। यानी कि आपको देखो, क्वेश्चन जब भी पढ़ना है हमें बहुत ही आराम से पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि हमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है वो चीज़ समझ में आ जाए, क्लियर। अभी मैंने जो बताया है कि आपको क्या करना, 3 टेस्ट ट्यूब लेना। 3 टेस्ट ट्यूब में एक में वाटर लेना, डिस्टिल्ड वाटर, सेकंड में एसिडिक सोल्यूशन, और उसके बाद बेसिक सोल्यूशन। उसके बाद मेरे पास रहेगा लिटमस पेपर, ठीक है। लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, उसमें डिप करेंगे, ठीक है। डिप करने पे हमें पता चल जाएगा, अगर कोई भी सोल्यूशन एसिडिक रहेगा तो हम उसको, अगर हम कैसे पता करेंगे, वहाँ पे हम ब्लू लिटमस पेपर ले जाएंगे। तो ब्लू लिटमस पेपर को हम क्या करेंगे, एसिडिक सोल्यूशन में डालेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्लियर। अगर हम ब्लू को और अगर हम रेड को बेसिस में डालते हैं तो उसका कलर क्या हो जाएगा, रेड से ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर हम लिटमस पेपर को वाटर, डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो उसका कलर चेंज नहीं होगा। कोई भी लिटमस पेपर अगर हम डिस्टिल वाटर में डालते हैं तो वह क्या होता है, न्यूट्रल रहेगा, यानी जैसे था लिटमस पेपर वैसे ही रहेगा। लेकिन आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ गया होगा, मैं आपको बता दूँ अगर नहीं आया होगा। जैसे सपोज करो मेरे पास एसिड है, बेस है, क्लियर। आपने पता कर लिया कि एसिड है, बेस है। तो वहाँ पे मेरे पास 2 लिटमस पेपर हैं, रेड और ब्लू। मैंने बोला कि ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम एसिड डालेंगे तो उसका कलर रेड में हो जाएगा, क्लियर। और अगर रेड पे डालेंगे बेस तो उसका कलर ब्लू में हो जाएगा। तो दिमाग में क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे ही बेस डालें,
क्या डालें, ब्लू लिटमस पेपर पे अगर हम बेस डालें तो क्या उसके कलर में कोई परिवर्तन होगा, कोई चेंजेज होगा, यस या नो। ठीक है, तो हम बता रहे हैं आपको कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालेंगे तो उसका कलर ब्लू से रेड हो जाएगा, लेकिन अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे बेस डालते हैं तो उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर, ये चीज़ आप अपने दिमाग में ध्यान से बैठा लीजिए माइंड में कि अगर हम ब्लू लिटमस पेपर पे बेस डालते हैं तो उसका उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। अगर हम ब्लू पे एसिड डालते हैं तो वो क्या होता है, चेंज हो जाता है, यानी ब्लू से रेड में हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम रेड लिटमस पेपर पे क्या करें, एसिड डालेंगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर रेड लिटमस पेपर पे क्या करें, एसिड डालें तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर उस पर हम बेस डालते हैं तो रेड लिटमस पेपर क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, ब्लू में। क्लियर, तो ये चीज़ था बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको प्रैक्टिकली समझ में आ गया, लैब में आप सब इसको समझ सकते हैं। क्लियर, इसके बाद हमें पढ़ना है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिस, यानी कि स्ट्रेंथ, इसके कंसंट्रेशन को आपको नापना है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है। मैं आपको यहाँ पे आप बता दूँ कि जो एसिड और बेसिस होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। जैसे एसिड होता है वो क्या होता है, कुछ ऐसे एसिड होते हैं जो क्या होते हैं, नेचुरल में पाए जाते हैं, जैसे फूड मटेरियल में, जिसको हम टेस्ट करके बता सकते हैं उसका। और कुछ ऐसे एसिड होते हैं जिसको हम टेस्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो वही चीज़ हमें समझना है कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है और वीक एसिड क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने एसिड को, बेस को क्लासीफाइड कर दिया गया है। यहाँ पे एसिड को क्लासीफाइड किया है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड। उसके बाद हम यहाँ पे क्लासीफाइड करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक बेस पे। क्लियर, तो फिर हम यहाँ पे समझते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड क्या होता है। क्लियर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है यहाँ पे हम समझते हैं पहले, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। क्लियर, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। तो देखिए, अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है और कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर उसको हम ऐसे सिंपली देखें तो उसको अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं, यानी कि हम उसको एक्वस मीडियम में ले जाते हैं, तो वहाँ पे जो एसिड और बेस होगा अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो वह क्या होगा, 100% उसमें क्या हो जाएगा, सॉल्युबल हो जाएगा। ऐसे सिंपल सेंटेंस में समझें, अगर कोई एसिड है, अगर वो वाटर सोल्यूशन में 100% क्या हो जाता है, कम्प्लीटली सॉल्युबल होता है। कम्प्लीटली सॉल्युबल मतलब 100% सॉल्युबल होता है वाटर में, तो उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस बोलेंगे। क्लियर, यानी कि यहाँ पे डिफिनीशन इसकी हम देख सकते हैं, इट इज कम्प्लीटली आयोनाइज्ड। कम्प्लीटली आयोनाइज्ड मतलब क्या होगा, 100%। क्लियर, एंड टू फॉर्म आयंस इन द एक्वस सोल्यूशन, यानी कि यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड होगा। ठीक है, कम्प्लीटली आयोनाइज्ड यानी 100% वो डिसोसिएट हो जाएगा, यहाँ पे ये चीज़ बोल सकते हो। क्लियर, फॉर एग्जांपल जैसे हम स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस का एक देख लें। जैसे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का एक एग्जांपल होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस का एग्जांपल ले लें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो यहाँ पे अगर हम इसकी रिएक्शन देखें तो HCl यानी कि अगर AQ लिखा है, AQ का मतलब ये है कि वाटर में इसको डिजोल्व कर दिया गया है। क्लियर, वाटर में डिजोल्व हो गया तो वहाँ पे AQ लिखा जाएगा। क्लियर, तो HCl जब ब्रेक डाउन होता है वाटर के प्रेजेंस में तो यहाँ पे H+ मिलता है और Cl- मिलता है। क्लियर, तो यहाँ पे H+ जो मिलेगा तो इसको हम ऐसे बता सकते हैं, जो H+ आयन देता है एक्वस मीडियम उसको हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा। क्लियर, ऐसे ही सेकेंड होता है मेरा, क्या होता है NaOH। अगर NaOH यहाँ पे वाटर में प्रेजेंस में है तो यहाँ पे तभी AQ लिखा गया है, जब वाटर इसमें मिक्स कर दिया जाएगा। क्लियर, तो यहाँ पे NaOH जब ब्रेक डाउन होगा तो Na+ और प्लस OH- में, किस में, OH- में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर, तो ये मेरा था स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का। अब हम आपको आगे ये बताएंगे, जो HCl होता है, NaOH होता है, उस स्ट्रॉन्ग एसिड तो बोला जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस तो बोला जाता है, लेकिन इसका कैसे समझ सकते हैं कि हाँ कैसे आयोनाइज्ड हुआ है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे समझेंगे, वहाँ पे pH स्केल के माध्यम से। pH स्केल में हम पढ़ेंगे कि वहाँ पे कुछ नंबरिंग होते हैं, उस नंबर से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा मोर स्ट्रॉन्ग होता है, यानी मोर स्ट्रॉन्ग का मतलब बहुत मजबूती के साथ होता है।
कौन सा वीक होता है, ये चीज़ समझेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले वीक एसिड और वीक बेस के बारे में पढ़ लेते हैं। हमने पीछे पढ़ा पिछले पेज पे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले पढ़ेंगे वीक एसिड वीक बेस, ठीक है। तो ऐसे सिंपली हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक स्ट्रॉन्ग बेस समझ चुके हैं, बस उसी का सेम अपोजिट होता है। वहाँ पे कम्प्लीटली क्या होता है, आयोनाइज होता है, डिसोसिएट होता है वाटर के प्रेजेंस में एक्वस सोल्यूशन में। यहाँ पे क्या होगा, पार्शियली होगा। पार्शियली का मतलब यहाँ पे 100% नहीं होगा, ऐसे सीधा समझो। 100% क्या होगा, डिसोसिएट नहीं होगा वो एक्वस मीडियम में, एक्वस सोल्यूशन में। बस यही चीज़ है। जैसे इट इज़ पार्शियली आयोनाइज्ड, ब्रेकअप में आपको लिया गया लेस देन 100%, यानी कि 100% से कम ही आयोनाइज होगा टू फॉर्म आयंस इन एक्वस सोल्यूशन, यानी कि एक्वस सोल्यूशन में। क्लियर। तो जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, क्लियर। एसिटिक एसिड का फार्मूला होता है CH3COOH। तो ये यहाँ पे ब्रेकेट में AQ लिखा गया है। इस AQ का मतलब क्या है, इसमें वाटर प्रेजेंस हो गया है, ठीक है। तो वाटर के प्रेजेंस में यह ब्रेक डाउन होगा H+ और CH3COO-। तो यहाँ पे AQ जो दिखाया गया है इस फिजिकल स्टेट होते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम आपको फर्स्ट चैप्टर में बता चुके हैं, क्लियर। तो यहाँ पे ये तो मेरा था वीक एसिड वीक बेस। अब हम सिंपली ऐसे सिंपल मैं एक लाइन बता दूं आपको, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट होता है एक्वस सोल्यूशन में उसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। और जो पार्शियली होता है डिसोसिएट, पार्शियली डिसोसिएट मतलब 100% नहीं होता डिसोसिएट, उसको हम क्या बोलते हैं, वीक एसिड वीक बेस, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं पीएच स्केल क्या होता है। तो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये मेरा जो बना है इसको हम बोलते हैं पीएच स्केल, इसको हम बोलेंगे पीएच स्केल है। तो जैसे हम लोग फिट यूज करते हैं तो ऐसे सेम यहाँ पे है पीएच स्केल है। स्केल का मतलब पैमाना, क्लियर। तो पीएच का मतलब, पीएच का मैं सबसे पहले आपको फुल फॉर्म बता दूँ। तो यहाँ पे पी का मतलब होता है पावर और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन, क्लियर। यहाँ पे पावर लिख सकते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ठीक है, GEN, क्लियर। तो पीएच का फुल फॉर्म क्या होगा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो हम ऐसे समझ सकते हैं। तो इसके बाद हम देखें पीएच स्केल क्या है। तो यहाँ पे देखिए आपका हर कलर यहाँ पे आपको शो किया गया है, एसिडिक और बेसिडिक नेचर दिया गया है। तो यहाँ पे अगर हम 7 पॉइंट को देखो, सबसे पहले हम 7 पॉइंट देखते हैं। क्या देखते हैं, 7 पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखो 7 पॉइंट अगर है, ये स्केल जो होता है, अगर स्केल को हम क्या करते हैं, डिप करते हैं किसी भी सोल्यूशन में, जो भी सोल्यूशन हमें नहीं पता है उस सोल्यूशन में अगर डिप करते हैं तो वो सोल्यूशन कैसा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, अगर हम इस स्केल को क्या करें, उस सोल्यूशन में डिप करेंगे, तो यहाँ पे अगर डिप करने के बाद अगर उसका पीएच वैल्यू यहाँ पे पीएच स्केल से हम पीएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, पीएच वैल्यू। अगर उसका पीएच वैल्यू 7 आता है, 7 जब आएगा तो 7 नंबर जो मेरा होता है स्केल पे उस वह मतलब होता है न्यूट्रल। जैसे हम डिस्टिल्ड वाटर ले लें तो डिस्टिल्ड वाटर मेरा क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो 7 पॉइंट हमें क्या शो करता है कि यह क्या होता है, न्यूट्रल पोजीशन होता है। यानी कि अगर 7 पॉइंट किसी भी सोल्यूशन का आता है, 7 वैल्यू आता है, तो क्या होगा, सोल्यूशन न्यूट्रल होगा, क्लियर। ना तो वह एसिड होगा ना ही बेस होगा, क्लियर। और अगर हम 7 के लेफ्ट साइड में जाएं तो लेफ्ट साइड यानी 0 to 7 यानी कि 0 to 6.9 पे अगर हम जाएं तो यहाँ पे इस साइड के जितने भी वैल्यू होंगे क्या होंगे, एसिडिक होंगे। क्या होंगे, एसिडिक। और अगर 7 से राइट साइड में जाएं 14 तक, 7.1 से लेकर 14 तक जाएं तो उसका नेचर कैसा होगा, बेसिक होगा, क्लियर। तो ये मेरा होता है एसिडिक एंड बेसिक। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया है, HCl का पीएच वैल्यू यहाँ पे आपको राइट किया गया है, यह होता है 0 से लेके 0.0 से लेकर 1 होता है, यानी कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। अब आपके दिमाग में समझ में आ गया इसका वैल्यू इतना कम है तो इसको स्ट्रॉन्ग क्यों बोलेंगे, अभी हम आगे आपको बता रहे हैं, क्लियर। और यहाँ पे जैसे बेकिंग सोडा दिया गया है, बेकिंग सोडा का दिया है पीएच वैल्यू 9 दिया गया है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हमने पीछे बताया कि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, इसका वैल्यू दिया है 13.0 to 14.0, क्लियर। तो चलिए समझते हैं कि इसको यहाँ पे 1 दिया गया है इसका पीएच वैल्यू हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, इसको हम स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों बोलते हैं। और यहाँ पे 13.7
से लेके 14 पॉइंट इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं, ये चीज़ समझते हैं नीचे। तो यहाँ पे देखिए आपके जो होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, इसका कुछ क्या होता है, रोल होता है। जैसे अगर हम 7 पॉइंट से अगर हम एसिड की साइड में जाते हैं, एसिड की साइड मतलब एसिड यानी कि 7 से लेफ्ट साइड में जाएंगे तो क्या होगा, इसकी एसिडिक जो नेचर होता है वो बढ़ता रहता है, यानी इंक्रीज करता है। क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। यानी कि एसिडिक क्या होगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगा। क्लियर, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब ये क्या होगा, जैसे मेरा पीएच वैल्यू कितना हो, 6 हो, और किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 5 हो। जैसे मेरे पास 2 सोल्यूशन है, 2 सोल्यूशन का फर्स्ट सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 5 है एंड सेकेंड सोल्यूशन का पीएच वैल्यू कितना है, 6 है। तो अगर हम आपसे पूछें कि इस 5 और 6 जो सोल्यूशन दिए गए हैं, जिसका पीएच वैल्यू 5 है एक का और सेकेंड का है 6 है, तो इसमें कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, कौन सा वीक होगा, कंपेरिजन दोनों करो, कंपेरिजन करो। तो यहाँ पे हम ये बताएंगे कि जो 5 वाला होगा, 5 का सोल्यूशन जिसका वैल्यू क्या है, 5 है, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। किसकी कंपेरिजन में, 6 की कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं अगर हम 7 से लेफ्ट साइड में यानी कि एसिड की साइड में बढ़ रहे हैं, 7 से कम हो रहा है जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम, यानी कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0 ऐसे आ रहे हैं, तो उसका एसिडिक नेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा। यानी जितना कम पीएच वैल्यू होगा वह सॉल्यूशन उतना ही क्या होगा, एसिड होगा, अगर सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा तो। अगर ऐसे ही देखो यहाँ पे इसका थोड़ा अपोजिट होता है, अगर हम 7 पॉइंट से अब ऊपर जाते हैं, यानी कि 7, 8, 9, 10 जाते हैं, तो यहाँ पे ये होता है कि इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, पीएच तो वैल्यू बढ़ रहा है, लेकिन इसके साथ ही क्या हो रहा है, जो बेस होता है इसके साइड 7 से लेकर 14 तक क्या होता है, बेस होते हैं। तो इस जो बेसिक नेचर होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है। ध्यान दें, यहाँ पे क्या हो रहा है, घटने के साथ क्या हो रहा है, इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पे बढ़ने के साथ इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ रहा है। इतना ध्यान से फिर एक बार सुनिए, 7 से कम अगर जाएंगे, जैसे जैसे कम हो रहेगा 7 से वैल्यू पीएच वैल्यू कम होगा, उतना ही वह एसिड जो होगा स्ट्रॉन्ग होगा। 7 से कम जितना होगा वह उतना ही स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन बेस में क्या हो रहा है कि 7 से बढ़कर जितना ज़्यादा होगा, यानी 14 तक होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ, किसी भी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू 12 है और किसी सोल्यूशन का पीएच वैल्यू क्या है, 13 है, तो 12 और 13 में किसका कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, यानी 12 और 13 में कौन सा स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आप क्या बताओगे, 13 क्या होगा, मेरा स्ट्रॉन्ग बेस होगा। क्लियर, तो यहाँ पे आपको 12 नहीं बताना है। तो ये चीज़ समझ में आ गया, पीएच स्केल पे आपको समझ में आ ही गया होगा। क्लियर, तो फिर हम अब यहाँ पे राइट की इसको देख लेते हैं क्या है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड का जो पीएच वैल्यू होता है वो किसकी बिटवीन 0 to 2, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा वह 0 से लेकर 2 pH के बीच में क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। क्लियर, उसके बाद क्या होगा, वीक एसिड, यानी कि जो वीक एसिड का पीएच मान होता है वो मोर देन 3 होता है, यानी कि मोर देन 3, यानी कि यहाँ से 3 के ऊपर जाएंगे 7 तक, 6.9 के बीच में जाएंगे तो क्या होगा, मेरा वीक एसिड होगा। क्लियर, और हम जानते हैं 7 से अगर हम लेफ्ट साइड में आते हैं, यानी कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 के बीच में 6.9 तक आपका क्या होगा, एसिड होता है, और 7 के ऊपर 14 तक जाएंगे उसको बेस बोलते हैं, और 7 पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं। क्लियर, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बेस समझ में आ ही जाएगा सेल्फ ही। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, इसका पीएच वैल्यू 12 to 14, यानी कि 12 से लेके क्या होगा, 14 के बीच में होगा। क्या होगा, 14 के बीच में होगा। क्लियर, तो 12 से 14 के बीच में हो जाएगा किसका, स्ट्रॉन्ग बेस का, और वीक बेस क्या होगा, 12 होगा। वीक बेस 12, यानी 12 से कम, यानी कि 11.9, और इधर 7.1 से लेकर 11.9 के बीच में क्या होगा, वीक बेस होगा। क्लियर, और उसके बाद लास्ट स्टेप इसमें आता है न्यूट्रल सोल्यूशन। न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया, जिसका पीएच वैल्यू क्या होगा, 7 होगा, या कहीं कहीं पे दिया रहता है 6.9 to 7, 6.9 to 7, तो इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सोल्यूशन बोलते हैं।
क्लियर। एक बार फिर से ध्यान से सुन लेते हैं, समझ लेते हैं। जो देखिए यहाँ पे पीएच स्केल 7 से कम रहेगा अगर वैल्यू तो उसको हम एसिडिक बोलेंगे, अगर 7 से ऊपर रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, और अगर 7 रहेगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रल बोलेंगे। लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड किसको बोलेंगे, 7 से जितने कम वैल्यू, यानी कि 7 से कम जितने होंगे, मतलब स्ट्रॉन्ग किसको बोलना है, ये चीज़ समझना है। यानी कि यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड जिसका पीएच मान 0 से लेके 2 के बीच में, यानी 0 to 2 होगा, यानी कि 0 से 2 के बीच में होगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिसका पीएच वैल्यू 3 से ज़्यादा, यानी 3 से ज़्यादा, मोर देन 3, यानी 2 से 3 के बीच में, ऐसा बोल सकते हो, उसको हम बोलेंगे वीक एसिड। उसके बाद क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस क्या होगा, जिसका पीएच वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 से लेके 14 के बीच में रहेगा, उसको हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग बेस। और वीक बेस क्या होगा, मोर देन लेस देन 12, यानी कि 12 से कम होगा, उसको हम वीक बेस बोलेंगे। और न्यूट्रल सोल्यूशन क्या होता है, पीएच वैल्यू 7 होता है। क्लियर। तो अब तो आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक को हमने पीछे क्या बोला था, स्ट्रॉन्ग एसिड बोला। क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे इसका पीएच वैल्यू क्या होता है, 0.0 से लेके 0.1 के बीच में होता है, यानी बहुत ही कम होता है, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बोलते हैं। क्लियर। ऐसे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं, तो यहाँ पे समझ सकते हैं स्ट्रॉन्ग बेस क्यों बोलते हैं। इसका पीएच वैल्यू कितना रहता है, 13 to 14 के बीच में रहता है, इसलिए हम इसको स्ट्रॉन्ग बेस बोलते हैं। बेकिंग सोडा जो होता है ये 9 के होता है, बेकिंग सोडा, जैसे हम समझ सकते हैं खाने वाला सोडा जो होता है उसका पीएच वैल्यू 9 होता है। क्लियर। और प्योर वाटर, यानी जिसको हम डिस्टिल वाटर भी बोलते हैं, उसका पीएच वैल्यू कितना, 7 होता है। क्लियर। तो आपको यहाँ पे कुछ आपके दिए गए हैं पीएच वैल्यू, उसके कुछ एसिड बेस दिए गए हैं, उनका पीएच वैल्यू आपकी स्क्रीन पे है, तो आप यहाँ से इसको देख के राइट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है कौन सा एसिड या कौन सा बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस होता है। क्लियर। ये चीज़ आपको अपने नोट्स में अच्छे से राइट कर लीजिए। ओके, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।